आज हम लोग इस वीडियो में चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में हुआ, ठीक है ना। और ये एक ऐसा सत्याग्रह था कि साहब मूवमेंट था, आंदोलन था, जिसने महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बना, मतलब मोहनदास को महात्मा गांधी बनाया। और गांधी जी पूरे हिंदुस्तान पे मतलब अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। ये भारत उनका पहला आंदोलन था, बहुत सफल रहा। तो इससे पहले कि हम लोग इसको थोड़ा सा आगे समझने का प्रयास करते हैं कि चंपारण सत्याग्रह आखिर हुआ किस बात पर था। देखिए, बिहार के चंपारण जिले में ना नील की खेती करवाई जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, और वहाँ पे जो जमींदार थे उनके द्वारा, जैसे नील प्लांटर्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। उन्होंने वहाँ के किसानों पे 3 नियम बना दिए थे, 3 नियम। पहला ये था कि 3 कठिया था, कि मतलब हर हाल में आपको 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करनी है। अब देखिए कट्ठा का नियम समझिए, जैसे क्या होता है कि जो 20 धुर होता है ना, 20 धुर में 1 कट्ठा होता है, ठीक है ना। और 20 कट्ठा में 1 बीघा होता है। तो हर किसान पे नियम लागू था कि 1 बीघा में 3 कट्ठा, अर्थात 20 कट्ठा में उसको 3 कट्ठा हर हाल में खेती करनी है। किसकी? नील खेती। और किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे। देखिए क्यों नहीं करना चाहते, इसको भी समझ लीजिए। क्योंकि नील की खेती करने से ना मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता थी वो दिन प्रतिदिन कम होती जाती थी, जिसकी वजह से दूसरी अनाज उपजाने में बड़ी दिक्कत होती थी। इसके अलावा नील की खेती करवाते तो थे, लेकिन वो अपने हिसाब से दाम तय करते थे। मतलब किसान उगा रहे हैं तो भाई जो उगा रहा है उसको हक होना चाहिए ना, कि किस रेट में बेचेगा, किस रेट में नहीं बेचेगा। लेकिन नहीं, वो कंपनी के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, सरकार के द्वारा, जमींदारों के द्वारा उनके ऊपर लगा दिया गया था नियम कि उगाओगे तुम बाबू, लेकिन बेचोगे हमको, हम जिस रेट पे चाहेंगे वो। और ये बहुत बड़ा अत्याचार था। मतलब कि इनको ठीक से इनकी खेती का मुआवजा भी ठीक से नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से ये जो किसान थे, फार्मर थे, ये काफ़ी परेशान थे। और इसके लिए उन्होंने विरोध किया, जिसको हम लोग 3 कठिया का प्रथा जानते हैं। देखिए, तो पहला नियम तो ये था। दूसरा नियम था कि मान लीजिएगा कोई आदमी 3 कठिया प्रथा को फॉलो नहीं कर रहा है, मान लीजिए कि वो खेती बाड़ी नहीं करना चाहता है, कि नील की खेती नहीं करना चाहता है, तो उसको पर था कि चलिए भाई आप दूसरी चीज़ की खेती तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ की खेती कीजिएगा ना तो उस पर और ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा कि उतना आप उगा नहीं पाता था जितना उसको देना पड़ता था। अच्छा, मान लीजिए अब 3 कट्ठा भी नहीं करेंगे, नील खेती भी नहीं करेंगे, और जैसे आप टैक्स नहीं दे पाएंगे तो होता क्या था, तीसरा कि आपकी जो जमीन हुआ करती थी ना, उसको वो लोग कन्फिस्केट कर लिया करते, मतलब वो छीन लिया करते, जब्त कर लेते कि जमीन आपकी है, लेकिन आपकी जमीन नहीं है, क्योंकि आप सरकार को पूरा का पूरा टैक्स नहीं दे पाते हैं और ना ही 3 कट्ठा की खेती करते हैं नील की। तो ये 3 नियम बहुत सख्त थे, जिसकी वजह से चंपारण के जो किसान थे ना, जो लोग थे ना, एकदम त्राहिमाम थे। मतलब मत पूछो उनकी कितनी बुरी स्थिति थी, खाने के लिए दाना नहीं रहता था, और शिक्षा की स्थिति तो खराब थी ही थी। इन सब से आजीज पाकर चंपारण के एक किसान नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। ये बड़े फेमस है, उसको याद रखिएगा। जब भी चंपारण सत्याग्रह आएगा तो इनके बिना अधूरा रहेगा। इनके बारे में 1-2 चीज़ मैं बता दूं आपको। जैसे हम लोग सिर्फ इनको 1917 से ही जानते हैं, लेकिन नहीं, ये सिर्फ 1917 से नहीं, ये उसके पहले से, बल्कि बहुत पहले से कम 15-20 साल पहले से ये वहाँ के चंपारण के लोगों की खेती के लिए, मतलब नील कट्ठा 3 कट्ठे जो पड़ता थी, इसके जो अत्याचार थे, इसको लेकर लोगों में बहुत जागरूकता फैलाते थे, जिसकी वजह से 1914 में उनको एक बार जेल भी जाना पड़ा था इसी के लिए, ठीक है ना, कि भाई काहे ले लोगों की भलाई करना चाहते हो। मतलब ये तो जमाना है ही, आप भलाई कीजिएगा तो अंग्रेजों वहां से चला आ रहा है कि आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, ठीक है। तो राजकुमार जो शुक्ल थे ना, ये पहुंच गए कहाँ पे? लखनऊ पहुंच गए। अब ये लखनऊ क्या हो रहा था भाई, समझिए। लखनऊ कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। कौन सा अधिवेशन? 1916 में, जिसमें गांधी जी पहली बार भारत में किसी प्लेटफॉर्म पे स्पीच देने जा रहे थे। तो गांधी जी, राजकुमार शुक्ल पहुंच गए लखनऊ, क्योंकि उन्होंने गांधी जी के बारे में सुना था। हालांकि पहले मिले थे बाल गंगाधर तिलक से, लेकिन बाल गंगाधर तिलक को लगा कि भारत इतना बड़ा देश है, इस पर कितनी बड़ी समस्याएं हैं, अगर हम इस 3 कठिया प्रथा पर जाकर समस्या पर समाधान करना चाहेंगे तो बाकी बड़े टारगेट से हम हट जाएंगे। तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन राजकुमार शुक्ल को समझ में आया गांधी जी से बात बन सकती है, तो चले गांधी जी से मिले, गांधी जी को सारी समस्या सुनाई। कहाँ? 1916 में। कहाँ पे? लखनऊ में। कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, ठीक है। तो गांधी जी को सारी समस्या सुनाने के बावजूद गांधी जी राजी नहीं हुए। मतलब ये ना कि सुनाते से तैयार हो गए, गांधी जी इसको टाला, ठीक है। उसके से गांधी जी चले गए कानपुर। कहाँ चले गए? कानपुर। तो भैया राजकुमार साहब भी पहुंच गए कानपुर। बिहारी हैं, ऐसे थोड़ी एक बिहारी से भारी। आजकल का जो फिल्मों का डायलॉग होता है ना, बिहारी सो भारी, झूठा बात है, कोनो बिहारी सो भारी नहीं है। लेकिन पहले का बिहारी 100 पे भारी था, और मैं आपको साबित कर दूंगा इसी चैप्टर में। देखिए, राजकुमार शुक्ल लखनऊ गए, गांधी जी तैयार नहीं हुए। गांधी जी लखनऊ से पहुंचे कानपुर, राजकुमार शुक्ल भी लखनऊ से पहुंच गए कानपुर। गांधी जी का हाथ पकड़ लिया, पांव पकड़ लिया, महात्मा जी, गांधी जी चलिए हमारी समस्या का समाधान कीजिए। गांधी जी ने किसी तरह से टाला, कहा ठीक है देखेंगे, देखा जाएगा। फिर गांधी जी यहाँ से चले गए अहमदाबाद।
अहमदाबाद, मतलब गुजरात चले गए। लेकिन जब गांधी जी अहमदाबाद गए ना, उसके पहले ही राजकुमार शुक्ल अहमदाबाद पहुंच चुके थे और गांधी जी का पाँव पकड़े, गांधी जी हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारी समस्या का समाधान सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मतलब आप देख रहे हैं ये बिहारी का जो जज होता है, मतलब लखनऊ पहुंचे, गांधी जी ने इनकार किया, कानपुर पहुंचे, गांधी जी राजी नहीं हुए, अहमदाबाद पहुंच गए, वहां पर जा गांधी जी को मनाया और गांधी जी ने कहा ठीक है हम आएंगे, लेकिन कलकत्ता जा रहे हैं, कलकत्ता जाने के बाद एक देंगे। तो गांधी जी जब कलकत्ता गए ना, ये जान लीजिए इतना आसान नहीं है एक बिहारी होना। गांधी जी जब कलकत्ता गए तो फिर राजकुमार शुक्ल फिर कलकत्ता पहुंच गए, किसके साथ? अपने दो साथियों के साथ, एक थे शीतल राम और दूसरे थे शेख गुलाब, ये दो लोगों के साथ। और कलकत्ता में गांधी जी को राजी कर लिया कि आपको बिहार आना और हमारी समस्याओं का समाधान आप ही कर सकते हैं महात्मा गांधी जी, ठीक है। हाँ, इसमें एक भी चीज़ याद रखिए कि बहुत आता है कि राजकुमार शुक्ल जो है ना, जिस गांव को उस गांव का नाम था मुरली भरवा, है ना। राजकुमार शुक्ल जिस गांव के थे उस गांव का नाम क्या था? मुरली भरवा, यहाँ के थे, ठीक है। फिर कहानी पे चलते हैं। तो कलकत्ता में गांधी जी पूरी तरह से तैयार हो गए, भाई ठीक है अब हम आपके चंपारण में चलेंगे। तो जैसे तैयार हो गए तो राजकुमार शुक्ला जी ने शीतल राम और शेख गुलाब को वापस भेज दे, भाई जाइए आप लोग तैयारी कीजिए, गांधी जी आ रहे हैं। और इसके बाद से गांधी जी 10 अप्रैल 1917 में चंपारण में आए और चंपारण में उन्होंने बड़ा आंदोलन किया और बहुत शांतिपूर्वक आंदोलन किया। एक बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन फिर मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें सुना देता हूँ। देखिए, जब गांधी जी चंपारण पहुंचे ना तो अंग्रेजों में कोहराम मच गया। हम ऐसे नहीं ना कहते हैं गांधी जी थे, गांधी होना आसान थोड़ी है, बोल देना, गरिया देना, किसी कुछ बोल देना। देखिए, इस देश में सबसे ज़्यादा आसान है नेहरू को गाली देना और दोनों पे गांधी जी को गाली देना, लेकिन जानना आसान थोड़ी है। आप जानेंगे तब ना। गांधी जी को लोग बुरा भला कहते हैं। गांधी जी अंग्रेजों के सामने उस समय सीना ताने खड़े थे जिसमें अंग्रेजों के सामने कोनो खड़ा नहीं हो पाता था। आप जितना गरिया लेते हैं गांधी जी को, कोई भी एक दरोगा मिल जाएगा ना तो हवा टाइट हो जाता है, लाइसेंस सब ठीक होने के बावजूद गाड़ी का, तब भी हवा टाइट हो जाए, घुस दे के निकलते हैं। और गांधी जी दरोगा बाबूजी जो अंग्रेजों का सरदार हुआ करता था, उसके सामने भी सीना तान के खड़ा हुआ करते थे, ये थे गांधी जी। तो गांधी जी जब चंपारण पहुंचे 10 अप्रैल 1917 में, तो वहाँ पे किसानों की स्थिति देख के उनको बहुत दया आई और अंग्रेजों में बड़ा हुड़कम मचा। अंग्रेजों ने कहा कि यहाँ से वापस चले जाइए। उन्होंने कहा सुनिए, अपना देश में है, कहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे हम, अच्छा कुछ भी कर लीजिए। अब मजिस्ट्रेट के सामने जब पेशी भी हुई, उसके बावजूद भी गांधी जी ने कहा कि आपको जो फाइन लगाना लगा लीजिए, हम नहीं जाएंगे और हम फाइन देंगे भी नहीं, क्योंकि हम कोनो गलत काम नहीं किए हैं। और जिसकी वजह से एक बार ऐसा भी सिचुएशन हुआ था कि पूरा चंपारण उस इलाके में जहाँ पे गांधी जी रह रहे थे 140 धारा लागू हो गई थी। अर्थात ये 140 धारा आप जो सुनते हैं ना आज लागू हो जाती है, ये आज का नहीं है, ये अंग्रेजों के ज़माने का है, ठीक है। और जिसकी वजह से किसी को बाहर निकलना अलाउ नहीं होता था, ठीक है। खैर, गांधी जी ने आंदोलन किया, अपना काम किया, इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, जिसके बाद से एक आयोग का गठन किया गया, ठीक है ना। उस आयोग में इस बात को माना गया कि भाई बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार को कम किया जाए। और ये भी तय हुआ कि 25% जो है ना हम लोग जो वसूले हैं किसानों से उसको वापस कर देंगे। तो इस प्रकार से गांधी जी का आंदोलन बहुत सफल रहा और 3 कठिया प्रथा से चंपारण के लोगों को निजात मिली। अब चूंकि बात चली है तो मैं कहानी आपको सुना दूँ। देखिए, गांधी जी जब चंपारण में थे ना, चंपारण में, तो उनको एक मैनेजर था फैक्ट्री का, जो अपनी बड़ी खेती बड़ी करवाया करता था नील की। उसने गांधी जी को दावत दिया, आइए हम लोग के साथ लंच कीजिए, डिनर कीजिए, ब्रेकफास्ट कीजिए, नाश्ता कीजिए, जो भी कीजिए, मैंने खाना खाइए, ठीक है। कि इरविन था ना, इसके कुक का नाम था बतख मियाँ। क्या नाम था? बतख मियाँ, ठीक है। इसने क्या किया, बतख मियाँ से कहा कि एक काम करो, सुनो, जो दूध है ना गांधी जी को दिया जाएगा, इसमें जहर मिला दो और गांधी जी को पिला दो, ताकि इनका काम यहीं पर ख़त्म हो जाए, हम लोग इसके टेंशन से आज़ाद हो जाए। बतख में चूँकि भारतीय थे, इनका ईमान जागा, इन्होंने कहा नहीं, चाहे जो भी हो जाए, हम ये पाप हम अपने सर पर नहीं आने देंगे। तो इन्होंने ये बात राजेंद्र बाबू को बताई। याद है ना राजेंद्र बाबू, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ए बिहारी पर्सन, राजेंद्र बाबू को बतख में ने बताया कि गांधी जी को दूध में जहर मिला के देने की बात हो रही है। और इस तरह से राजेंद्र बाबू ने गांधी जी की जान बचाई बतख मियाँ की सहायता से, बल्कि बतख मियाँ ने बचाई राजेंद्र बाबू की सहायता से। इसकी सज़ा मिली बतख मियाँ को। अब जान लीजिए क्या सज़ा मिली। सज़ा ये मिली कि उनकी नौकरी छीन ली गई, उनको जेल में डाल दिया गया, बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया, पूरी ज़मीन हड़प ली गई, घर को ढा दिया गया और जिला बदल कर दिया गया। ये सज़ा मिली थी गांधी जी की जान बचाने की। लेकिन बतख मियाँ कभी इसका अफसोस नहीं हुआ,
क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने क्या किया है। और आदमी जब जानता है ना कि आदमी सही किया है तो जिंदगी में कभी भी अफसोस नहीं होता है। आदमी जब जानता है ना कुछ गलत हुआ है, अफसोस तभी होता है। आप अपने सीने पर हाथ रख के देख लीजिए, यदि किसी गरिया है, बुरा भला कहे है ना, तो कहीं ना कहीं अफसोस रहता है, दिल में रहता है कुछ गलत करके आए हैं। और जब आप कुछ भी गलत नहीं करते हैं ना, फिर भी आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो फिर आपको अफसोस नहीं होता, आप मानते हैं कि नियति में यही लिखा हुआ था। तो बतख में इसको कोई दुख नहीं था। जब 1950 में राजेंद्र बाबू चंपारण जिले गए और राष्ट्रपति बने चंपारण जिले गए, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया और बतख मियाँ को कहा कि भाई आपने बड़ी कुर्बानी दी, गांधी जी की जान बचाई। अगर गांधी जी की आपने जान नहीं बचाई होती तो शायद गांधी जी का चैप्टर वहीं ख़त्म हो जाता, और हमने जो आज़ादी की कहानी लिखी ये शायद हम लोग नहीं लिख पाते। और बड़ी तारीफ करने के बाद उन्होंने बतख मियाँ को 50 एकड़ ज़मीन देने का अनाउंस किया। ठीक है ना, कहीं कहीं इसका 24 या 25 एकड़ भी आता है, लेकिन ये अनाउंस हुआ। उसके बाद से 1957 में बतख मियाँ का डेथ हो गया। तो बात क्या है, सरकारों ने जमीन दिया चाहे नहीं दिया, अभी भी बात चलता है इस पे। तो इस तरह से गांधी जी की जान बतख मियाँ ने बचाई। ये एक छोटा